दलदल में पैर जमाए रखना, दलदल में पैर जमाए रखना और तूफान में हाथ उठाए रखना, तूफान में हाथ उठाए रखना। कौन कहता है दोस्तों, कौन कहता है दोस्तों छलने में पानी नहीं रुकता। बर्फ़ जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ़ जमने तक हाथ लगाए रखना। जी हाँ दोस्तों, कहने में और सुनने में तो ये सब चीज़ें असंभव है, लेकिन इस असंभव को संभव कर दिखाया है आपके और हमारे सामने जो आज मौजूद है। आप टीवी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हकीम गिरी जी, जिन्होंने ऑल राजस्थान में बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के साथ साथ एक मेजर मिस्टेक्स, आपके मस्तिष्क से प्रश्न उठता होगा कि मेजर मिस्टेक्स क्या हो गई। ये खुद हकीम गिरी जी हमारे सामने उस बात को रखेंगे कि बावजूद संपूर्ण राजस्थान में 133वीं रैंक प्राप्त की है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा करके न केवल आपने अपना बल्कि अपने माता पिता, अपने गांव का, अपने ज़िले का और हमारे जैसे गुरुजन का नाम रोशन किया है। इसके लिए हकीम गिरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। अब सबसे पहला प्रश्न मेरा हकीम गिरी जी से है, लेकिन इससे पहले सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कल भी अपने स्टूडियो के अंतर्गत एक टॉपर से मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने उनको अवगत कराया था कि अपने इंस्टीट्यूट से लगभग 125 से ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ है और आज ये आंकड़ा बढ़ चुका है। लगभग 150 से ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन आपके इंस्टीट्यूट यानी सर्वोत्तम एकेडमी से हुआ है। इसमें हकीम गिरी जी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और हकीम गिरी जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये कारवां निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आप जैसे अच्छे अच्छे विद्यार्थी मुझे मिलते रहे और आपकी ही प्रेरणा है जिसकी वजह से मैं पूरे राजस्थान में ऐसा कर पा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता होगा कि साहब जो हकीम गिरी जी है इनके पास में कौन बेटे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आप कैलाश जी है और ये भी अभी पटवार की रेट की तैयारी कर रहे हैं। आप भी इनके गांव के ही हैं। दोस्तों, इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि जिन लोगों ने मेहनत की है वो इतिहास बदलते हैं। और इस बार तो कैलाश बिश्नोई जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आप बिश्नोई जी है तो लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग इतिहास बदल देंगे, लेकिन इस बार तो बिश्नोई बंधु ने पूरा का पूरा भूगोल ही बदल दिया है और पूरे राजस्थान में टॉप 10 में 7 बिश्नोई है। तो बिश्नोइयों ने इतिहास नहीं बल्कि भूगोल बदल दिया है। तो आप सभी लोगों का अपने इस सर्वोत्तम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पहला प्रश्न आपसे कि आप अपनी पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में अपने युवा साथियों से बताइएगा। पहले तो मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जी सर। और दूसरी बात, सर का जैसे सवाल है कि मेरे शैक्षिक पृष्ठभूमि ये है कि मेरी प्रारंभिक पढ़ाई तो गांव में हुई। आपका गांव सर? सर मेरा गांव है कांटोल, सांचौर में एक छोटा सा ही गांव है, कांटोल गांव है। सुन लीजिएगा जालौर के निवासियों, कांटोल सांचौर में एक छोटा सा गांव है कांटोल, जिसका नाम आप बताएं। जी जी सर, हमारे पास जैसे एक पथमेड़ा गांव है, बहुत बड़ा गौशाला है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, बिल्कुल उसके पास में गांव है जी। तो प्रारंभिक पढ़ाई तो सर 8वीं तक तो मैं गांव में ही पढ़ा, सरकारी स्कूल में, घर के पास में ही स्कूल थी। जी सर। जैसे अब हमारा पूरा परिवार एक 100 घर का परिवार है, उसमें सर हम सिर्फ 2 जने ही पढ़ने वाले पूरे 100 घर के परिवार में। बाकी हमारे वहाँ पर सब लोग गुजरात की तरफ चले जाते हैं। वैसे मैं भी चला गया, आर्थिक तंगी के कारण अहमदाबाद चला गया, वहाँ थोड़े दिन प्लास्टिक फैक्ट्री में भी काम किया। फिर उसके बाद में मुझे वहाँ पर थोड़ी बहुत तनख्वाह देते थे तो घर पे 700-800 रुपये महीने के लेके आता था। उसके बाद में सूरत चला गया, कपड़ा फैक्ट्री में काम किया मैंने काफ़ी टाइम। लेकिन उसी समय मुझे पता लगा कि मेरे दोस्त पटवार और कांस्टेबल बन गए, तो मैंने कहा मैं भी बन सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ जयपुर आ गया। देखिएगा, इस बारे में तो मैं बाद में चर्चा करूँगा। आप अपने माता पिता क्या करते हैं इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को, हमारे युवा साथियों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी सर, मेरे माता पिता अभी तो मनरेगा मजदूरी हैं और हमारे पास एक छोटी सी ज़मीन है, वहाँ पर कोई इतने खास पानी वानी की भी व्यवस्था नहीं।
तो पापा जी ने बड़ी मुश्किल से 8वीं तक भी करवाई थी। जी सर। और मम्मी भी खेती बाड़ी का काम बिल्कुल सर, गृहिणी हैं, घर पे ही हैं, वही मनरेगा मजदूरी या कोई गांव में छोटी मोटी मजदूरी मिल जाती है उसमें करते हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं? बिल्कुल सर, अभी तक प्राइवेट स्कूल में अभी तक पैर भी नहीं रखा। जी सर। और कोचिंग भी सर प्राइवेट में पहली बार आपके पास आया और इससे पहले कहीं नहीं आया। थैंक यू सर, थैंक यू। कि युवा साथी है वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप राजस्थान पुलिस में, और राजस्थान पुलिस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल आ गया होगा दोस्तों कि एक ऐसा फील्ड है जहां पढ़ाई का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, न कोई सैटरडे होता है न कोई संडे ऑफ होता है। अधिकारियों से आपको पता है क्या कुछ सुनने को मिलता है। उसके बावजूद आप 2015 से राजस्थान पुलिस में हैं। मुझे इतनी मेहनत करने के बावजूद 8-8, 10-10, 15-15 घंटे आपने अपनी पढ़ाई रखी, जारी रखी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस सेवा में होने के बावजूद आपको इतना टाइम कैसे मिल गया, आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते थे? तो एक बार आप हमें ये चीज़ें बताने का प्रयास कीजिएगा। जी सर, सबसे पहली बात तो पुलिस की, जैसे आपने बता दिया कि टाइम नहीं मिलता, और सबसे मुख्य यही है कि हमें टाइम अगर मिल भी जाता तो इतने मेंटली भी परेशान हो जाते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट सर उस टाइम रखना पड़ता है। और सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए फिर सर से मैंने पहले भी मैं मिला था सर से, तो सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। और पुलिस में रहते हुए मैंने कभी किताब नहीं छोड़ी, भले ही एक आधे घंटे का टाइम मिला तो भी किताब पकड़ी और पढ़ाई बढ़ाऊँ। उसके बाद में मेरी ट्रेनिंग के बाद में सर मैं अब्सेंट हो गया था काफ़ी टाइम के लिए। वो उस समय गुरुजी के पास में मैं कोचिंग भी कर रहा था। और इन परिस्थितियों में सर कोई भी अगर जुनून हो तो वो पढ़ाई कर सकता है, भले कांस्टेबल क्या फौजी क्या किसी भी नौकरी में अगर लग जाए, लेकिन जुनून उसके लिए सर बहुत ज़रूरी है। वो सर आप जैसे गुरुजनों की मेरे पर दया रही कि वो जुनून मेरे पर बना रहा है। सही बात है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं कि साहब है ना, एक बार नौकरी लग जाए बस अपना काम सब कुछ हो गया, लेकिन 5 साल तक मेहनत किए और मेहनत का परिणाम है कि आपके सामने एक राजपत्रित अधिकारी बैठे हैं। और ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। लोग है ना एक कांस्टेबल बनने के बाद तो सब कुछ ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपने एक निरंतरता बनाए रखी और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने रात दिन मतलब मेहनत की है। और उसी का नतीजा है कि आपने राजस्थान में बहुत अच्छी रैंक के साथ हिंदी विषय में व्याख्याता बनने का गौरव हासिल किया है। धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न ये भी हकीम चंद गिरी जी से। सारे प्रश्न आपसे होंगे, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में। सर आप चूंकि झालोर से, जैसा कि आपने बताया, और झालोर यहाँ से लगभग 500-600 किलोमीटर पड़ता होगा, राइट? 500-600 किलोमीटर से आप जयपुर में आए और जयपुर में भी आने के बाद आपको सर्वोत्तम एकेडमी में, यानी अपने पास पढ़ने का जो एक प्रेरणा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि आपको किसने बताया कि आपको उन टीचर के पास जाना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसको आप विस्तार से बताइए। मैं सर सर्वोत्तम में तो ऐसे आया कि पहले मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था और कांस्टेबल में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन हमारे वहाँ के कोई विष्णु बंधु थे, मेरे दोस्त थे, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। उससे पहले भी 2-3 बंधु ऐसे मिले थे जिनका यहाँ पर पढ़ने के बाद में सिलेक्शन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि आप सर से, शंकर जी सर से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, जो आप वो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ लोगे। तो सर उसी समय मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली सर्वोत्तम। वो सर मेरे लिए सबसे मेन पॉइंट रहा कि उसी समय मैंने ज्वाइन कर ली। तो उसमें मैंने सर सबसे ज़्यादा ये रहा कि दोस्तों के साथ आता था और आपसे पढ़ना था तो बहुत अच्छा लगता था सर उसमें। और सबसे मेन बात तो ये थी कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छे थे। तो उस समय सर वो अगर कोई चीज़ होती थी तो भी स्थायित्व पकड़ लेती थी दिमाग में, मेन बात तो वो है। और इसलिए सर्वोत्तम मुझे बहुत सर्वोत्तम ही लगा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिएगा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ सर, देखो हम लोगों का काम है सिर्फ मार्गदर्शन करना,
और देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बड़े बड़े दावे करेगी। एक बैच में आपको पता है लगभग 400 के लगभग विद्यार्थी बैठते थे, कोई छोटा बैच होता तो 300 से कम तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेरे युवा साथियों में आपको बताना चाहता हूँ और आप भी समझते हैं और ये हकीकत भी है कि 300 के 300 का सिलेक्शन तो हो भी नहीं सकता सर। तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। और देखो इसमें एक चीज़ होनी चाहिए सर, हम किसी के भी प्रति, चाहे पत्थर हो, पत्थर को भगवान कैसे मानते हैं हम लोग, क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव होता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जहाँ भी पढ़े, जिसके भी पास पढ़े, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव हो तो निस्संदेह रूप से सफलता मिलती है। और बावजूद इसके कई ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं जो 1-2 अंक से रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको निराश होने की ज़रूरत है, उनको भी हम लोगों को मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर जो सेकंड रैंक वाला व्यक्ति है ना, अगली बार टॉपर नहीं होता, बल्कि टॉपर कौन होता है बताइए सर? जो असफल हो जाता है। और जो असफल होता है वही अगली बार क्या बनता है? टॉपर बनता है। इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। चूँकि प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग वीडियो की शुरुआत में, इंटरव्यू की शुरुआत में आपको बताया कि एक बहुत मेजर मिस्टेक्स हो गई थी, उसके बावजूद आपने पूरे राजस्थान में 133वें रैंक प्राप्त किए। तो आप चूँकि सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी मेजर मिस्टेक्स क्या हो गई थी और उससे हम लोगों को कैसे निजात मिल सकती है, एक बार बताइएगा सर। सर मेजर मिस्टेक की तो ये है कि सबसे पहला काम अपना होता है रोल नंबर भरना। जी सर। OMR सीट में आराम से रोल नंबर भरना है। मेरी मिस्टेक ये हुई कि मैंने 1 की जगह पर 0 का जैसे ही लगाया, मुझे याद आया अरे 0 नहीं भरना था, तो वो 0 आखिरकार तो आधा भर गया था। तो मुझे पता था कि ये तो अपना कट नहीं। तो मतलब सर रोल नंबर बनने में गलती कर दी आपने? बिल्कुल सर, रोल नंबर उस टाइम सर अच्छी तैयारी थी, इसलिए ये सोचा कि प्रेशर में भी आ गया। नहीं, वो तो एग्जाम टाइम पे ऐसा होता है। बिल्कुल सर, तो उस टाइम मेरा रोल नंबर गलत भर गया और मैंने वाइटनर से काट भी दिया था, लेकिन वो तो उसमें आ गया। तो उसके मेरे सर 5 नंबर कट गए। क्यों? पता ऐसे लगा कि मेरे से कम नंबर आने वालों का जो जैसे RPSC की मिलाई थी, तो उनकी रैंक अच्छी है। अच्छा। और मेरी पीछे चली गई, जबकि मेरी अगर रोल नंबर मिस्टेक नहीं होती तो 50-60 के आसपास आ जाती सर। वेरी गुड सर। जी सर। मतलब ये तो एक मेजर प्रॉब्लम आपको भी मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला अपना काम रोल नंबर है। भले ही 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन सबसे पहला काम वही रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका क्रमांक, उसको अच्छे से भरना है। भले ही 10-10 बार देख के भरें, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 5 नंबर कम हो गए, हो सकता है आप 1 नंबर या 2 नंबर ही ऊपर हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो, इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक भरें। हकीम जी, मैं यहाँ बात रखना चाहूँगा आपके सामने कि आप देखिएगा, ये तो आपके इतने नंबर थे, आप लगाइए आराम से, इतने ज़्यादा नंबर थे आपके, तो आपको अंतिम रूप से सफलता मिल गई। अंतिम थोड़ी है 133, कोई अंतिम थोड़ी है, ये तो टॉपर रैंक सर है। लेकिन मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप लास्ट बॉटम पे रह रहे हैं और 5 नंबर कम हो जाए तो उसका तो कैरियर बर्बाद हो गया। बिल्कुल सर। तो मेरा कहने का मतलब है, चूंकि हम लोग तो केवल सुनते थे सर, पेपर में पढ़ते थे कि अगर मान लीजिएगा कि OMR सीट गलत हो जाती है, भर जाते हैं, तो 5 नंबर काट लिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में आपने बताया, ये भी एक लॉजिकल बात है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि OMR सीट में अगर कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है रोल नंबर के अलावा और भी, और अगर आप वाइटनर का प्रयोग करते हैं, तो इसके ये प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है कि उससे हम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी लोग अपने OMR सीट हो, चाहे क्वेश्चंस का क्रमांक हो या फिर क्वेश्चन बनने का तरीका हो, उसमें सुधार कर लीजिएगा और बेहतर ढंग से OMR सीट को बनने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो सर 3 घंटे होते हैं, वहाँ वैसे ही प्रेशर हो जाता है, आप कितने होशियार हो, लेकिन वहाँ बैठने के बाद ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा 133 की जगह अभी ये रैंक कौन सी होती है सर? 20, 30, 40 के लगभग है, निश्चित तो नहीं कर सकते, लेकिन 5 नंबर बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। 5 नंबर तो नीचे से बहुत ऊपर पहुंचा देते हैं प्रतियोगी परीक्षा। सर 1 नंबर में 100 कैंडिडेट हो जाते हैं। 1 नंबर में 100 कैंडिडेट हो जाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप रखिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आप हमें ये बताइएगा, हमारे जो भी बेरोजगार भाई बहन है, युवा साथी है, कि आपके पढ़ने की रणनीति क्या रही है? आप कैसे पढ़ाई करते थे सर, और कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और क्या आपकी पढ़ने की जो रणनीति थी वो आप टुकड़ों में बांट के पढ़ते थे? और मेरा साथ ही साथ एक इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है कि आपने कितने बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था सर? सर किताबों की रणनीति की बात की जाए तो पढ़ने की रणनीति, जी सर,
पढ़ने की रणनीति ये थी कितने कि घंटे पढ़ते थे सर? सर मैं तो कम से कम 13-14 घंटा कम से कम पढ़ता था सुन सर। रहे हैं आप लोग? 13-14 घंटे तो कम से कम, तब जाकर यहाँ बैठने का मौका मिला है, तब जाकर राजपत्रित अधिकारी बने हैं। बिल्कुल आज से प्रण ले लीजिएगा इस बात से, और आप लोग जुट जाइएगा। सफलता नहीं, आप राजस्थान को टॉप करेंगे। ये हकीम जी, कैलाश जी और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो सर 13-14 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं? सर मेरी एक तो सबसे पहली तो ये बात रही कि जो मैं जैसे नोट्स पढ़ रहा था, आपके नोट्स थे, जी। किताबें थी नगेंद्र की और शुक्ल जी की। किताबों के बारे में चर्चा बाद में जी करेंगे। सर। कैसे पढ़ते थे आप? तो सर उनको जैसे फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पढ़ा, वापस उन्हीं को ही पढ़ता, मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करना। मुझे याद है कि मेरा सिलेबस उन नोट्सों के जरिए कम से कम 100 बार पढ़ लिया होगा मैंने। जी सर, समझ रहे हैं आप? कम से 100 कम की बार। बात। जी सर। लेकिन इन्होंने, सर मुझे दीजिएगा, लेकिन देखिएगा हकीम गिरी जी ने अलग अलग देव देवताओं को नहीं पूजा, बल्कि एक ही देवता जो देव के देव कौन है महादेव है, यानी शंकर जी की पूजा की है। लेकिन हकीकत है कि नोट्स भी सर इतने प्यारे बनाए थे, आपको पता है कि मेरे पास आउट ऑफ राजस्थान से भी कॉल आते हैं लोगों के कि सर इतना शानदार, चाहे काव्य शास्त्र हो, ग्रामर हो, इसके बाद में हम लोग हिंदी साहित्य की बात करें, चाहे पत्र व्यवहार वाले पार्ट की बात करें, एक से बढ़कर एक, मतलब बहुत सारी किताबों का उनमें क्या था, सम्मिश्रण था। और कई लोग तो सर आप सही बोल रहे हैं कि उन नोट्सों को पढ़ के पास हो गए। बिल्कुल, मैं तो सभी छोटे भाइयों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप तो अगर हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी या डीएसएसबी की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, या अभी कॉलेज लेक्चरर की है, सर के नोट्सों को रट ही डालो। कम से कम सर आपके नोट्स 100 बार पढ़ लेंगे, और पहली लाइन पहला शब्द जैसे ही पढ़ेंगे और पूरी लाइन याद आ जाएगी, तब अपनी तैयारी होगी। मेन बात तो वो है जी। ऐसे तैयारी नहीं होती सर। बिल्कुल, तो आप जुटो सर के नोट से, या मैं और भी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि सर के नोट्सों को जो सर ने लिखा दिया है वो आप पढ़ ही डालो, और उनमें से अगर कहीं से भी पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरी गारंटी है कि अगर उनमें से आपका गलत नहीं है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जी सर, आप रखिएगा इसको। जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अभी हाल ही में, यानी कल अपने आरपीसी के टॉपर आपके भी दोस्त हैं, तो आप जुड़े, आप बता रहे थे राकेश जी, उनसे अपने यूट्यूब चैनल का और अपने मतलब स्टूडियो का उद्घाटन कर। बिल्कुल सर। और सर हम लोग जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि दूर दराज में के बच्चे ने यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, कई गरीब गरीब के लड़के हैं, बेटे हैं, बेटियाँ, वो कैसे पहुँच पाए जयपुर तक। और आजकल तो आपको पता है वैसे भी दिक्कत हो रही है, ऑफलाइन तो बंद ही है मार्केट। तो इसके लिए हमने अभी कल ही कॉलेज व्याख्याता के बैच, जिसको हम बोल सकते हैं रिकॉर्डेड भी है और लाइव, दोनों क्लासें मैं रोजाना चालू करूंगा। लाइव क्लासेस शाम को चल रही है, जिसमें सबसे पहले, चूंकि आपको पता है सबसे जटिल पाठ क्या है, काव्य शास्त्र, तो वहां से शुरुआत कर रहे हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगी, जिसको बोलते हैं पेड कोर्स के रूप में। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, तो जैसा हाकम जी मुझे निवेदन करेंगे, और इनके निवेदन से पहले मैं कहूँगा कि जैसे भी अगर कोई नीडी व्यक्ति है तो आप मुझे बाकायदा बताइएगा, मैं 100% उनकी हेल्प करूँगा। और स्पेशल हाकम जी आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपके साथी हैं जो गरीब है, आप उनके लिए मुझे बताइएगा, जैसा आप कहेंगे हम निःशुल्क भी पढ़ा देंगे सर। जी सर। और दूसरी बात, किताबों से भी आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सर शिक्षण विधियों की भी किताबें लिखी है मैंने रीट के लिए। जी सर। क्योंकि रीट का एग्जाम नज़दीक है, ये किताब है जो आप देख पा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया किताब है, हिंदी की, संस्कृत की, ये सारी किताबें सर, ये देखिएगा शिक्षण विधियों की किताबें भी आप सभी लोग देख लीजिएगा, सर्वोत्तम नाम से हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सर शिक्षण विधि, चूंकि आपको पता है रीट में तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, शिक्षण विधियों का ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, और कितनी मोटी किताबें सर, बहुत बेहतर ढंग से लिखने का इसको प्रयास किया है। तो आप लोग हमसे किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। पीछे हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। इस यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग देख रहे हैं उधर सर के पीछे, हिंदी सर्वोत्तम। बिल्कुल हिंदी सर्वोत्तम को यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको यहीं मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये दोस्तों, हमारे जैसे जो टॉपर है, इन टॉपर का इंटरव्यू सिर्फ एक ही चैनल पे मिलेगा, और वो है हिंदी सर्वोत्तम। तो इसको आप
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क क्लासें भी मैं रोज ना दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर। जी सर। मतलब जब तक कॉलेज लेक्चर लगेगी, जब तक रीड लगेगी, ग्रेड फर्स्ट रहेगी, तब तक मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा। लेकिन इसका टाइम कब रहेगा? शाम का। ये मैं आपके सामने घोषणा करता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न सर, जी सर। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, लेकिन रणनीति मतलब वो थोड़ा बच्चे जानने की इच्छुक है कि हम कैसे पढ़े। 15-15 घंटे तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या हो। जैसे अपने सिलेबस में अलग अलग पार्ट है, जी जी। ग्रामर का अलग है, काव्य शास्त्र अलग है, हिंदी साहित्य का इतिहास अलग था, पत्र व्यवहार अलग है, और 11वीं और 12वीं की बुक्स अलग है। 5 पार्ट हो गए। तो क्या उन 5 पार्टों को रोजाना ही पढ़े या फिर उनको अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से सेट करें? मतलब आपका क्या विचार है सर इस मामले में? सर मेरा तो ये है कि आप हर पार्ट को टच होना पड़ेगा हमेशा जी। आप जितना भी भले ही कम पढ़ना जाए, जैसे 5 पार्ट है, आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो एक पार्ट को 2-2 घंटे देने ही देने। यही मैं कहना चाह रहा था जी। क्योंकि अगर आप एक ही पार्ट को पूरा करके दूसरे पार्ट करोगे, चौथा करोगे, 5वां करोगे, पहला तो भूल जाओगे। पहले वाले भूल जाएंगे। सही तो बात है। आपको हमेशा के लिए मतलब प्रत्येक पार्ट को टच करना और बैठते तब ये सोच के बैठना है कि अपने को 2 घंटे इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर अपन ये सोच के नहीं बैठेंगे कि नहीं पढ़ना, पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे, तो अपने से 15 घंटा कवर नहीं होंगे। सीधी बात। आप अगर लाइब्रेरी में बैठे हो, अगर बोर हो रहे तो छत पे चले जाओ, वहाँ छत पे खड़े खड़े चलते चलते, भले कैसे भी अपन कंफर्टेबल होने चाहिए पढ़ने में। और वैसे ही अगर आप रणनीति से के साथ में पढ़ रहे हो, सबसे सफलता का यही मूल मंत्र है कि आपको मेहनत करनी ही करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके। मैं तो कह रहा हूँ 18 घंटे पढ़ो। बोलो क्यों? 18 घंटे आप अगर दिमाग को सही ढंग करके पढ़ रहे हो तो आपको सफलता पक्की मिलेगी। जितनी बार अपना, जैसे उन्होंने भी बताया काव्य शास्त्र में कि अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है, न कि प्रतिभा। दंडी ने कहा कि अभ्यास महत्वपूर्ण है। आप अभ्यास करो, सफलता 100% मिलेगी। बाकी किताबों का जैसे व्याकरण है, उनको व्याकरण को सर मेरा सबसे मेन कमज़ोर पॉइंट रहा कि मैंने सर आपने जो पढ़ाया वो सर सबसे ज़्यादा ध्यान उसमें काव्य शास्त्र में दिया। काव्य शास्त्र में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, उसमें भी नहीं हुआ मेरा गलत हुआ व्याकरण में। और सर ने जो पढ़ाई थी मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। मैंने कहा व्याकरण तो आ रही है अपने को, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। बात नहीं, आपको फिर व्याकरण पढ़ा देंगे, इसका अफसोस नहीं होने देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, ऑनलाइन आप पढ़िए, घर बैठे पढ़िए, लुत्फ उठाइए। अगर कोई, जैसे सर ने कहा कि अगर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं या कोई शारीरिक अक्षमता है तो आप यहाँ पर आइए, सर पढ़ाएंगे और अपनी बिल्कुल पूरी हेल्प करेंगे। अगर आप में जुनून है और आप ओरिजिनली अगर ये बात है तो सर बिल्कुल निःशुल्क भी पढ़ा लेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हकीम गिरी जी। बात एकदम सही है सर। मतलब एक्चुअल में क्या होता है अपने मतलब इस कंपटीशन लाइन में कि बच्चे हैं ना, उनकी दशा ना भ्रमित हो जाती है सर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो 15-15 घंटे तो पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़े ये उनके लिए एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब कई विद्यार्थियों से पूछते हैं कि सर रात दिन हम तो ये कर रखे हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए जैसा कि हकीम साहब ने बताया और मैं भी बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हिंदी के अंतर्गत 5 पार्ट है, और रीट की बात कर लेते हैं सर। रीट में भी 5 ही पार्ट है, 2 लैंग्वेज हो गई, एक साइकोलॉजी हो गई और एक वो क्या नाम है SST है, या 4 पार्ट हो गए बड़े बड़े। इन 4 पार्टों को अलग अलग उसमें समय के हिसाब से बांटकर आप पढ़े। जैसे मान लीजिए हिंदी वाला पार्ट है सर, तो हिंदी को अपन 1 महीने में पूरी कर लेंगे 2-2 घंटे में, संस्कृत को 1 महीने में पूरी कर लेंगे, ऐसे ही साइकोलॉजी को 1 महीने में पूरी कर लेंगे, SST है तो SST को 1 महीने में पूरा कर लेंगे। तो हमारा सिलेबस एक बार में एक साथ 1 महीने में पूरा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप 1 महीना में हिंदी पढ़ के चुके हैं, 1 महीने बाद संस्कृत पढ़ रहे हैं, फिर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर SST पे आ रहे हैं, तो आप सही करें, बोर भी हो जाते हैं सर, भूल जाते हैं। भाई मनुष्य कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर तोड़ा ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जैसा कि सर ने बताया ये सफलता का एक मेन आधार माना जाता है। और मैं चाहूँगा जो अपने प्रश्नों से हट कर है, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी नहीं की थी। अच्छा, मोबाइल फ़ोन आपकी सफलता में कितना सार्थक है या बाधक है? थोड़ा सा एक बार, क्योंकि आप तो अच्छा बोल रहे हैं, तो आप हमारे युवा साथियों को भी बताइए कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर जिस ज़माने में हम नौकरी लगे 2011 के बेच के PSC के हम, तो उस ज़माने में तो मोबाइल थे ही नहीं, तो हम लोग तो क्या बताएं। लेकिन आप हमें बताइए कि मोबाइल सफलता के लिए बाधक है या हम सभ्य शब्द में बोले तो अभिशाप है,
या फिर वरदान है, बताइएगा सर। मोबाइल की सबसे सर पहली बात तो ये है कि अगर अपन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तब तो वो ज़रूरी है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर से काम चल रहा है तो सबसे बेस्ट। मेरे पास सर ये मोबाइल फ़ोन मैंने मेरा सिलेक्शन होने के बाद में लाया। मेरे पास छोटा कीपैड फ़ोन ही था। बिल्कुल देखिएगा, 5 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद कीपैड के फोन से काम चला रहे हैं। मैं ये नहीं करा कि आप अपने मोबाइल को फेंक दे ये भी नहीं करा, लेकिन कहने का मतलब जैसा कि सर आपको बताएंगे कि उसका बहुत मिनिमम प्रयोग करें आप लोग। हाँ जी सर। सर अगर अपने पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो सर रह ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ पास में ही नहीं होना चाहिए, जब तक पढ़ रहे हो आप फ़ोन के तो पास में जाना ही नहीं। कीपैड भी पास में नहीं रखना आपने। ज़रूरी है किसका फ़ोन आता है, घर से ही तो आता है। शाम को बात कर लो, अपने बच्चों का फ़ोन आ रहा है तो शाम को बात कर लो। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन अगर पास में है, आप भले ही फेसबुक वगैरह कोई भी खोल दो, वो उसका पार है ही नहीं, चलते ही जाते हैं ऊपर। मेंटल रूप से आप तो डिस्टर्ब रहेंगे। बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं तो सर। मोबाइल आपकी दृष्टि में सफलता के लिए बाधक है सर। एक सीमा तक तो सही है, एक सीमा के बाद बाधक है सर। धन्यवाद। तो दोस्तों आप समझिएगा, मैं आपके ही प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्क्रीन पे जो मुझसे प्रश्न करने जा रहे हैं मैं उन्हीं प्रश्नों को पूछ रहा हूँ कि मोबाइल सफलता के लिए वरदान है या अभिशाप है। तो ये अभिशाप ये बाधक है, सीमित दायरे में आप इसका प्रयोग कीजिएगा। जी सर। अब सर चूँकि आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि साहब बेरोजगारी में सर है ना, मतलब हम टूर से जाते हैं, तो हमारे को एक बहुत बड़े मशहूर शायर की एक शायरी याद आ रही है, अगर आप कहें तो मैं फरमा दूँ। संकट का हर दरिया पार भी होगा। जी हाँ, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना जिंदगी में एक दिन चमत्कार भी होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिम्मत रखेंगे, सब्र रखेंगे, तो ज़िंदगी में मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ, चमत्कार नहीं बल्कि ऐसा महा चमत्कार होगा कि आप लोग राजस्थान में बहुत अच्छी रैंक के साथ बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न भी करना चाह रहा हूँ सर कि चूँकि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, अब मैं राजस्थान में कुछ समय पश्चात, चूँकि विज्ञापन तो जारी हो चुका है कॉलेज लेक्चर का, तो पहले तो कॉलेज लेक्चर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं। इससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा है, दिल्ली तमन्ना है कि आप जब राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज व्याख्याता बने तो अगला इंटरव्यू मेरे साथ होगा। आप मुझे विश्वास दिलाइए। बिल्कुल, मैं कॉलेज लेक्चरर में लग भी गया हूँ। जैसे ये एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, शुभकामनाएं नहीं थी सर लास्ट में? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो जब होगी तब देना। तो मैं लग गया हूँ, आप भी लगो, यही रास्ता है, यही पथ है और अपन पथिक हैं। जुड़ जाओ सर से, किताबें लो, बढ़िया बढ़िया किताबें सर की हैं आई हुई बाज़ार में। अभी एक मैं सर की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास, वो एक लघुतरात्मक किताब है अपनी। किताब के बारे में पूछूंगा सर जी सर। और बातें करिए अपने यहाँ जी। तो यही है कि कॉलेज लेक्चरर की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो अभी से ही जुट जाओ। मैं तो पहले से ही जुट जाऊँ, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब अपना कर्म तो अपन करते ही रहेंगे, फल की बाद में बात है। जब अजी आगे भी वही होगा जो आज हुआ सर, आज यहीं बैठेंगे आप, आगे जी सर, बिल्कुल, और टॉप करेंगे, मुझे विश्वास है सर। अगर सिलेक्शन होता है तो सर के सानिध्य में ही यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आएंगे सर। जी सर। और बाकी तो आप बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हाकिम साहब। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि चूँकि आपने स्कूल व्याख्याता में अच्छी रैंक प्राप्त की, तो आपने कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया? अगर आप ये बताना हमारे युवा साथियों को उचित समझे तो ज़रूर बताइएगा सर। यही सर मैं पहले बता रहा था। हाँ पहले बता जी रहे सर। ये जैसे अब मेन हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लघुतरात्मक हैं उसको सर पढ़ने का एक तरीका होता था। जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अपने को आ रहा तो वो उसको छोड़ दो कि अपने को बिना देखे बिना ऑप्शन के ही आ रहा है। जैसे अपने को नहीं आ रहा उस पर टिक मार दो। लेकिन उसको सेकंड राउंड में जिसको आ रहे हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं आ रहा टिक वाले उनको ही पढ़ेंगे। वापस अगर अपन थर्ड राउंड में आ रहे हैं तो जो डबल टिक हुआ उनको ही पढ़ेंगे, तो अपना समय भी बच जाएगा। और उसी किताब को बार बार पढ़ोगे तभी अपने वो स्थायित्व पकड़ लेगा अपने दिमाग में। जी सर। तो हाकिम जी आप मुझे बताइएगा, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप अपने जो बेरोजगार भाई बहन हैं और जो भी कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के लिए कौन सी पुस्तक उनको सजेस्ट करना चाहेंगे सर? हिंदी साहित्य की सर सबसे फर्स्ट तो आपके नोट्स ही हैं। किताब की जरूरत नहीं। किताब आप तो नोट्स को बार बार पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ 100 बार पढ़ोगे
मैंने सर एक मेरी एक बात सर बीच में कह रहा था कि लास्ट 2 दिन रहे थे न, मैंने आपकी पूरा सिलेबस ही 2 दिन में कर दिया था। मैंने इतनी बार कर दिया था कि उसको करने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा और वही फ़ायदा मिला आगे जाकर के सर के नोट्स पढ़े। सबसे पहले तो नोट्स है, आप अच्छे से नोट्स बनाओ, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो भी ऑफलाइन लगेगी तब ऑफलाइन बनाओ और उनको बार बार पढ़ो। सेकंड बात है, नोट्स के अलावा अपन ज़्यादा सामग्री लेना चाहते हैं तो सर की किताबें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उधर, बिल्कुल ये स्क्रीन पे सर्वोत्तम साहित्य के लिए हिंदी साहित्य के लिए सबसे बढ़िया किताब है और आप इनको पढ़ोगे तो वो नोट्स वाला ही है इसमें, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ भी मिल जाएगी इसमें और नई चीज़ मिलेगी, उसको भी आप अंडरलाइन करते जाओगे तो आपको वो बढ़िया रहेगी। बाकी नगेंद्र और ये भी वो तो पढ़ेंगे सर आप रहेंगे उनको तो सर शुक्ल जी और नगेंद्र जी को तो सपने में भी शुक्ल जी आते ही हैं और बिल्कुल, क्योंकि वो शुक्ल जी की मूंछें याद आती है सर, पहली बात तो ये शुक्ल जी को और नगेंद्र जी को। इसके अलावा आप जैसे सनवाइज पढ़ रहे हो तो सरस्वती पांडे भी पढ़नी, लेकिन सबसे पहले सर आपके अगर नोट्स और किताब पढ़कर हम वो पढ़ेंगे न, तो हमारे लिए वो एकदम सरल हो जाएगी। वैसे नगेंद्र हार्ड है थोड़ी, तो सर के नोट्स पढ़कर अपन वो पढ़ लेंगे तो अपने लिए वो बिल्कुल सरल हो जाएगी, अपने को पता ही नहीं लगेगा कि किताब पूरी हो, नहीं तो आप फर्स्ट में पढ़ने जाओगे सर बहुत हार्ड लगेगी। तो सर आपकी जो वस्तुनिष्ठ जो ट्रिक्स पर आता है किताब अपनी, इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो जाते थे सर? सर मेरे तो इसमें से ये वस्तुनिष्ठ इसमें से तो सर ऑप्शन भी वैसे कि वैसे आए, आप बात नहीं, आप पेपर उठा हाँ परीक्षा में ऑप्शन भी वैसे कि वैसे वही ऑप्शन इसमें थे वही उसमें आ गए। तो ये किताब तो सबसे बेस्ट है सर, मैंने इसका बार बार रिवीजन किया है। जी सर, अब आप हमें हमारे जो युवा साथी है, बेरोजगार साथी है, हमारे हिंदी प्रेमी हैं, उनको काव्य शास्त्र की किताब के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? काव्य शास्त्र तो सर महारथी है ही कौरव पांडव सेना में जैसे अर्जुन थे वैसे ही सर शंकर जी सर है ही काव्य शास्त्र के, तो अपने ऑल राजस्थान गई। काव्य शास्त्र के अलावा सभी सब्जेक्ट सभी पार्टों में सर ही हैं, लेकिन काव्य शास्त्र तो सर की और भी मजबूत है। काव्य शास्त्र का सर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ आपकी किताब पढ़ी। कितनी बार पढ़ी सर किताब? सर मैंने तो इसको, मैं कह रहा हूँ मेरा सिलेबस ही 100 बार हो गया होगा, तो मैंने काव्य शास्त्र पर तो विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि काव्य शास्त्र में से कभी तो क्या ऊपर से क्वेश्चन आते, ये सिद्धांत किसने दिया, वही अगर अपना गलत हो जाए तो अपन सिलेक्शन की आशा नहीं रख सकते। एकदम सही बात है। धन्यवाद हकीम जी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह एक दिन अपने स्टूडियो में आए, सर्वोत्तम एकेडमी में प्रत्यक्ष रूप से हमें जुड़े, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे कोचिंग खुलेगी तो उन बेरोजगार भाई बहनों के लिए जो 1 अंक से 2 अंक से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट में रह चुके हैं, उनके लिए आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे कि आपके जो आशीष वचन है उनसे उनको भी एक प्रेरणा मिले और वो भी आपकी तरह एक काबिल इंसान बन सके? बताइए सर। बेरोजगार भाइयों के लिए तो सबसे मेन तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि सर सबसे मेन तो आपको कठिन मेहनत करनी ही करनी है। अगर इसके अलावा अपने पास कोई मूल मंत्र नहीं है। बाकी आप ऑफलाइन अभी क्लासेस शुरू होगी तो सबसे पहली तो बात है आप आके सर से पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ाई चालू रखो। जैसे अभी तो आप सर रीड की वो शिक्षण विधियाँ भी है, तो शिक्षण विधियों के लिए एक किताब भी है अपनी सर्वोत्तम किताब, वो शिक्षण विधियों की किताबें। और अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो सर की किताब ले लीजिए, सर से नोट्स बनाइए। जैसे ऑनलाइन से ही सर नोट्स अगर बना रहे हो तो ऑनलाइन से ही बनाने पड़ेंगे, वैसे ऑफलाइन तो अभी क्लासें नहीं हो रही, तो ऑनलाइन से आप नोट्स बनाइए, उनको बार बार पढ़िए। जैसे सर के दिशा निर्देश है वैसे ही आप काम करोगे, 100% आप सफल होंगे। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर ने मेरे को भी बोलने का मौका दिया। और अच्छा बोला सर आपने तो आज। थैंक यू सर। और आप आओ सर से जुड़िए, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारे से भी जुड़िए, जो हम सर से आपको जुड़वाएंगे। आर्थिक परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखती सर, लोग तो परिणाम देखते, परिस्थितियाँ नहीं देखते, और अपने हाथ में परिणाम है, परिस्थितियाँ नहीं। जी सर। जी सर। तो सर आप है ना देखिएगा, इस सफलता से सबसे ज़्यादा खुशी
किनको हुई है, आप बताइएगा हमें। सर सफलता से खुशी तो सबसे ज़्यादा तो मेरे पापा मम्मी को हुई है। पापा जी और मम्मी जी, मजा बिल्कुल आया सर, होगा बिल्कुल सर। उनको ये तो पता नहीं है कि व्याख्या तक क्या होता है। वो मेरी तरह मेरे पापा बिल्कुल जी भी थे, सही जी बात सर। है। लेकिन उनको ये पता है कि बड़ी नौकरी है, मैं पुलिस से आया हूँ, तो उनको पता है पुलिस से मैं घर पे नहीं जा पाता था, इसमें भी तैयारी में मैं भी लगा रहता था, इसलिए परिवार से सर समाज से संबंध टूट जाता है लगभग पुलिस में। हाँ, तो उनको पापा जी को ही पता है कि बड़ा मास्टर बन गया। बिल्कुल सर, ये है बड़ा मास्टर। दूसरी बात सर, जैसे मैं पुलिस में गया तो मैंने देखा था वहाँ जाके कि अनुशासन में कैसे रहना, लेकिन सर मैंने तो आपसे पढ़ा, वो अनुशासन तो सर कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि आपके सर पढ़ाने में वो एक जो अनुशासन है वो सर, मैं तो वहाँ जाकर या फिर यहाँ आता था तो भी वो उसी अनुशासन को फॉलो करता। आपके पढ़ाने का जो ढंग है, जैसे अनुशासन रहते हुए भी हमारे मनोरंजन चलता रहता था, उसमें सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम बोर ना होते हैं। वैसे आपसे बोर तो होते ही नहीं है कभी भी। धन्यवाद सर। मैं ऐसे कर रखिए सर जी, मतलब साथियों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाकर आपका उपकार नहीं किया, बल्कि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप जैसे अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने मुझे ऐसा अवसर दिया। तो कहीं भी जाते हो सर, 2 मिनट हो चाहे कितना भी अर्जेंट हो, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों के साथ जरूर बातचीत करता हूँ, उनके हालचाल जरूर पूछता हूँ। हे परमात्मा, मुझे ऐसा ही बनाए रखिए, मैं आपसे ऐसी दुआ करता हूँ। अब सर लास्ट प्रश्न करें, इससे पहले मेरा अगला प्रश्न आपके दोस्त कैलाश जी से, उनको दीजिएगा सर माइक, लीजिए सर। हेलो कैलाश सर। जी, आप हमें ये बताइएगा, क्योंकि आप तो इनके गांव के हैं और जब अपने स्टूडियो में आए तो इसका मतलब इनके बहुत ज़्यादा शुभचिंतक हैं, तो और मैं ये भी मानता हूँ कि ये आपके रोल मॉडल है। तो जैसे ही इनके अंतिम चयन की सूचना आपको मिली गांव में आपके दोस्तों के जरिए, तो आपको कैसा लगा सर? सर मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि सर ये अगम गिरी जी मेरे गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, प्रोग्राम आपके गांव के ही? हाँ जी, इसलिए मेरे को अच्छा लगा सर जी। और आप इनसे क्या प्रेरणा लेंगे सर? सर प्रेरणा मैं ये लूँगा कि आगे मैं पटवारी एग्ज़ाम 2020 में तैयारी करके सेलेक्ट चयन करके आप भी आओगे? आप मैं आऊँगा ना सर। जरूर जरूर, थैंक यू सर। अच्छा सर, आपके गांव से तो और का भी सिलेक्शन हुआ है, मैं क्या नाम है सर, आप बताइएगा उनके बारे में। काफी लोग करें सर, आपकी हमारे किताबें भी पढ़ी पास है से सर गांव से नहीं, गांव का तो मैं अकेला ही हूँ पूरे गांव में, फर्स्ट ग्रेड ही लेकिन जालोर जिले ने सर इतिहास नहीं, भूगोल ही बदल दिया है। भूगोल बदल दिया सर। मतलब सब हिंदी में टॉपर है, संस्कृत में टॉपर, ज्योग्राफी में टॉपर सर। मतलब क्या, मतलब कौन सी वो कहते हैं राजस्थानी में कि कौन सी चक्की का आटा खाने लग गए? क्या मेरिट की चक्की आपने वहाँ स्थापित कर ली क्या सर? सर आपको बताना चाहूँगा, जैसे 2011 की जनगणना में राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला जालोर जिला है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर और बाड़मेर पास में। लेकिन सर वहाँ से अब क्रीम निकल रही है। मेरे पास में ये एक हमारे मित्र हैं हरचंद जी देवास, उसमें 2018 में भी तीसरी रैंक थी और इसमें भी व्याख्याता में भी तीसरी रैंक थी। मतलब सो प्राउड ऑफ यू सर। और माँ सर, मैं मेरी इच्छा है कि मैं उनका भी इंटरव्यू लूँ बिल्कुल अपने सर, इंस्टीट्यूट में आए, ताकि अपने भी इंस्टीट्यूट की शोभा वो बढ़े। कह रहे थे आने के लिए। अच्छा सर, तो सर अब मेरा अंतिम प्रश्न, चूंकि अब सभी विद्यार्थी मतलब थोड़ा सा उस दौर में पहुंच गए होंगे कि साहब हम लोगों को भी इन जैसा ही बनना है और एक बेहतरीन तैयारी करनी है। अंत में मैं आपको सर, मुझे दीजिएगा मोबाइल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर, अग्रिम शुभकामनाएं कॉलेज व्याख्याता के लिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, मेरी परमपिता परमेश्वर से ऐसी कामना है। धन्यवाद कैलाश जी, धन्यवाद हाकम जी, हाथ मिला लीजिए सर, थैंक यू।